बिहार और उत्तर प्रदेश के उलट पश्चिम बंगाल में चुनावों पर कभी जात पात की राजनीति हावी नहीं रही है, लेकिन अब की अहम विधानसभा चुनावों के मौकों पर राज्य की राजनीति में पहली बार जात पात का तड़का नजर आ रहा है। बंगाल की राजनीति का यह नया पहलू है। दरअसल सवाल यह उठता है कि 100 से ज़्यादा सीटें जीत कर सत्ता हासिल करने का दावा करने वाली भाजपा क्या जात पात और धर्म के अपने आजमाए फॉर्मूले के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने का प्रयास कर रही है। राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति में बदलाव को देखते हुए राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछा जा रहा है। उसकी काट के लिए अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भी यही रणनीति अपनाने पर मजबूर हो रही है। यही वजह है कि ममता ने उम्मीदवारों की सूची में अनुसूचित जाति के 79 और अनुसूचित जनजाति के 17 लोगों को शामिल किया है। पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल कांग्रेस के शासन के शुरुआती दौर में यहाँ पहचान की नहीं बल्कि पार्टी की राजनीति हावी थी, लेकिन अब की पहली बार चुनावी राजनीति में मतुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित वोट बैंक की चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जाति और पहचान की भूमिका कभी अहम नहीं रही। खासकर ग्रामीण इलाकों के मतदाता अब तक खुद को उस राजनीतिक दल से जोड़कर देखते रहे हैं जिसका समर्थन वे करते थे। कई राजनीतिक विश्लेषकों की राय में बीते 4 दशकों में यह बंगाल की राजनीति में आने वाला सबसे अहम बदलाव है। खासकर बीते लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिली कामयाबी के बाद जाति और पहचान का मुद्दा मजबूती से उभरा है। सत्ता में आने के बाद ममता ने पहली बार जुलाई 2019 में यानी लोकसभा चुनावों में भाजपा से मिले झटकों के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 84 विधायकों के साथ अलग अलग बैठक की थी। उसके बाद हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दिक्कत के निपटारे के लिए सितंबर में अलग से एक सेल का गठन किया गया था। ममता ने बीते साल सितंबर में दलित साहित्य अकादमी का गठन कर उसे 5 करोड़ का अनुदान सौंपा। बीते साल दिसंबर में तृणमूल कांग्रेस ने जब अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड जारी किया, तब उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तबके के लिए शुरू की गई योजनाओं का खास तौर पर जिक्र किया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वर्ष 2011 में सत्ता में आने से पहले और उसके कुछ दिनों बाद तक ममता बनर्जी ने मतुआ और ऐसे कुछ अन्य समुदायों का समर्थन लेकर जाति आधारित राजनीति शुरू करने का प्रयास जारी किया था, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सका। इधर उसके बाद 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने आरएसएस के कंधों पर सवार होकर बंगाल पर ध्यान देना शुरू किया। तब तक तृणमूल ने पहचान की राजनीति का मुद्दा छोड़ दिया था, लेकिन भाजपा ने अपनी सियासी हितों के लिए उसे लपक लिया। यहाँ इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि अपनी इस रणनीति के तहत भाजपा ने वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में अनारक्षित सीटों पर भी बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। राज्य में पार्टी का कोई मजबूत संगठन नहीं होने के बावजूद तब राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में 15 से 16% तक वोट मिले थे। उसके बाद नागरिकता कानून यानी CAA के जरिए पार्टी ने दलित और शरणार्थी वोट बैंक पर कब्जे का प्रयास किया था और बीते लोकसभा चुनाव में उसे इसका फायदा भी हुआ। राजनीतिक विश्लेषक समीकरण चक्रवर्ती कहते हैं, बंगाल में बीजेपी के उभार के साथ ही धर्म आधारित राष्ट्रवाद ने पार्टी सोसाइटी को चुनौती दे दी है। भाजपा ने अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीति में अपना सुनहरा भविष्य देखा और उनको लुभाने में जुट गई। उसकी इस रणनीति की काट के लिए मजबूरन ममता को भी जाति आधारित कल्याण योजनाएं शुरू करनी पड़ी। कोलकाता स्थित सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मुदुइल इस्लाम बंगाल के बदलते परिदृश्य की तुलना पूर्वी यूरोप से करते हैं। वह कहते हैं, यहाँ जातिगत पहचान की राजनीति की अहमियत बढ़ रही है क्योंकि भाजपा ने हिंदुत्व के छाते तले विभिन्न तबकों को लाने में कामयाबी हासिल की है।